Hello my dear students of class 11th. Today we are going to start second chapter, that is collection of data from the book Statics for Economics. Okay, so the first topic of this chapter is how basic data is collected. तो डाटा को किस प्रकार से कलेक्ट किया जाता है, क्या मेथड है स्टैटिकल डाटा को कलेक्ट करने के। देखिए यहाँ पर हम मेथड की बात करेंगे तो सबसे पहला जो मेथड है वो या तो हम पर्सनल इंटरव्यू से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि हम क्वेश्चनरीज बना सकते हैं, स्केड्यूल बना सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी एग्ज़ामिनेशन देने के लिए जाते हैं या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो काफ़ी सारे लोग आपके सामने फॉर्म लेके खड़े रहते हैं, कोचिंग्स के या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, जो आपसे कहते हैं कि उन फॉर्म्स को आप लोगों को भर दीजिए। यानी कि वो लोग आप लोगों से क्या कलेक्ट कर रहे होते हैं, सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो सर्वे कर रहे होते हैं जिसमें वो आप लोगों का नाम पूछते हैं। फॉर्म होते हैं जिसमें आप लोगों का नाम पूछा जाता है, आपका एड्रेस पूछा जाता है, ठीक है ना। इंटरेस्टेड सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, आपकी स्ट्रीम पूछी जाती है, ईमेल आईडी पूछी जाती है। तो वो यहाँ पर डाटा कलेक्ट करते हैं इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करके। तो डाटा कलेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आपसे पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। दूसरा तरीका है कि क्वेश्चनरीज बना ली जाए, यानी कि स्केड्यूल बना लिया जाए, है ना। सर्वे के फॉर्म बना लिए जाएँ और वो फॉर्म आपको दे दिए जाएँ क्या करने के लिए, फिल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो मेथड के बारे में बात करेंगे वो है पर्सनल इंटरव्यू। और पर्सनल इंटरव्यू में तीन तरीके हैं, या तो हम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं, दूसरा हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तीसरा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्स और द कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि हम किसी लोकल सोर्स से या किसी कॉरस्पॉन्डेंस से हम इंफॉर्मेशन आप किसी व्यक्ति के बारे में कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहला मेथड यहाँ पर देखेंगे पर्सनल इंटरव्यू का, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ओके, पहला जो मेथड है वो है पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू का पहला मेथड मैंने बताया आपको, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें इस मेथड के दौरान क्या किया जाता है कि जो डाटा है वो पर्सनली किसी भी पर्सन से कलेक्ट किया जाता है, किसी इन्वेस्टिगेटर द्वारा, है ना। यानी कि जो पर्सन डाटा कलेक्ट करता है वो इन्वेस्टिगेटर होता है जो क्वेश्चन पूछता है ना। और जिससे डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको हम रेस्पोंडेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टिगेटर डाटा रेस्पोंडेंट से कलेक्ट करता है। दूसरे शब्दों में जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश करता है उस पर्सन से जिस पर्सन से उसे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। ये जो मेथड है ये काफ़ी सक्सेसफुल मेथड है, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पार्शियल होना चाहिए, यानी कि वो किसी प्रकार की पार्शलिटी में ना आए, एफिशिएंट होना चाहिए, है ना, डेलीजेंट होना चाहिए, और उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, टॉलरेशन की क्षमता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। इस प्रकार से डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा सकती है। अब हम ये देखते हैं कि इस मेथड की सूटेबिलिटी कहाँ पे है। ओके, सो बात करेंगे हम प्राइमरी डाटा को अगर हमें कलेक्ट करना है, और तो इस मेथड की सूटेबिलिटी क्या है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड की। अगर फील्ड हमारा लिमिटेड हो और ज़्यादा बड़ा फील्ड ना हो, यानी कि अगर मैं किसी अलग अलग व्यक्ति से जाके डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करता हूँ तो अगर बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत सारे लोगों से मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है तो इस प्रकार का मेथड वहाँ यूज़ नहीं हो सकता जहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का एरिया हो, ठीक है। जब ज़्यादा लोगों से इन्वेस्टिगेशन मुझे करना हो, हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन तब कर सकते हैं जब हमारा इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड हो। दूसरा ये है कि जब हमें ओरिजिनल डाटा की रिक्वायरमेंट हो। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, दो प्रकार से डाटा होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा वो होता है जब हम डाटा को ओरिजिनली खुद क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक, अलग अलग मेथड से। और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट डाटा वो होता है, यानी कि सेकेंडरी डाटा वो होता है जब हम किसी का कलेक्ट किया हुआ डाटा को यूज़ करते हैं या उससे परचेज़ करते हैं या लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने कोई सर्वे कराया और गवर्नमेंट का कराया हुए सर्वे का डाटा अगर मैं गवर्नमेंट से लेता हूँ तो वो हुआ सेकेंडरी डाटा, और अगर मैं खुद सर्वे करता हूँ, डाटा खुद कलेक्ट करता हूँ तो हुआ प्राइमरी डाटा। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा मेथड है जो प्राइमरी क्या कहते हैं, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, यानी कि प्राइमरी डाटा है ये एक प्रकार से। तो ओरिजिनल डाटा इसमें इन्वॉल्व है ना, कि जब मुझे खुद ओरिजिनल डाटा चाहिए होता है, ठीक है,
तो मैं इस प्रकार से इस मेथड को यूज़ कर सकता हूँ। जब मुझे इन्फॉर्मेशन किसी व्यक्ति के बारे में सीक्रेट रखनी हो तब मैं इस मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। जब मुझे डाटा बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ चाहिए तो मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करके उस डाटा को कलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगला है, अगर मुझे डाटा रेस्पोंडेंट से खुद चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट करने के बाद मुझे डाटा चाहिए ताकि मैं डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकूं रेस्पोंडेंट से, तो मैं ये डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज़ कर सकता हूं। तो ये सूटेबिलिटी है जहां पर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। मेरिट हम बात करेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड की। मेरिट क्या है? ओके, तो मेरिट, सबसे मेरिट है यहाँ पे ओरिजिनलिटी कि मेरिट का मतलब होता है क्या, एडवांटेज है। अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इस मेथड को यूज़ करते हैं, तो इसका फ़ायदा ये है कि हमें ओरिजिनल डाटा मिलता है जिसमें हम हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी होती है क्योंकि हम डाटा खुद कलेक्ट करते हैं। ये डाटा एक्यूरेट होता है क्योंकि हम पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करके इस डाटा को कलेक्ट करते हैं। दूसरा रिलायबिलिटी, यानी कि इस प्रकार के डाटा पर हम डाउट नहीं कर सकते, हम इस पर निर्भर कर सकते हैं क्योंकि इस डाटा को हमने खुद कलेक्ट किया है पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करके। तो इसमें रिलायबिलिटी है, यानी कि निर्भरता है, इसमें डाउट नहीं किया जाता इस प्रकार के डाटे का। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि मतलब ये है कि अगर मुझे कोई किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करनी है, डाटा कलेक्ट करना है, तो मेरा उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करता हूं तो मैं उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता हूं, मतलब अदर इन्फॉर्मेशन भी चाहूं तो मैं उससे रिलेटेड कलेक्ट कर सकता हूं। अगला है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि जो डाटा कलेक्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेटर अपने आप, यानी कि हिमसेल्फ फ्रॉम द रेस्पोंडेंट, है ना, वो चाहे तो उस डाटा को उसी समय कंपैरिजन करके उस डाटा को चेंज भी कर सकता है। यानी कि मैं सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन अगर मुझे चेंज करने हैं तो वो मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ। तो यानी कि इसमें यूनिफॉर्मिटी है, यानी कि मैं अगर कुछ चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। इलास्टिसिटी का भी यहाँ पर मतलब ये है बदलाव से, कि अगर मुझे क्वेश्चन करते समय अगर कुछ एडजस्टमेंट करने हैं सेट ऑफ क्वेश्चंस में तो मैं उसमें भी चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो यानी कि यूनिफॉर्मिटी भी है इसमें क्योंकि मुझे खुद ही डाटा कलेक्ट करना है तो मैं क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंटली डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ लगातार, ठीक है, यूनिफॉर्मली। और इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि अगर मैं चाहूँ तो इसमें बदलाव भी कर सकता हूँ क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मुझे खुद ही करनी है तो मैं नेसेसरी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, है ना। मैं लास्ट टाइम पर सेट ऑफ क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिमेरिट की, यानी कि क्या डिसएडवांटेज है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के। तो सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यानी डिमेरिट ये है कि इसमें हम ज़्यादा बड़ा एरिया कवर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मुझे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करनी है तो मैं पर्सनली ज़्यादा लोगों के पास जाके इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाऊँगा, है ना। मेरे में लिमिटेड एरिया ही कवर कर सकता हूँ। अगला है पर्सनल बाइस। पर्सनल बाइस का यहाँ पर यह है कि मैं अपने जो पर्सनल जजमेंट है इन्वेस्टिगेटर वो इसके साथ अपनी ऐड कर सकता है, यानी कि अगर वो इसमें भेदभाव चाहे तो वो किसी भी इन्वेस्टिगेटर, मतलब अगर इन्वेस्टिगेटर चाहे तो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करके उसके सवालों के जवाब को वो अपने हिसाब से बदल सकता है ना। तो पर्सनल बाइस है ये, ठीक है। तो इसकी वजह से जो डाटा है वो ख़राब हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी डाटा की ख़राब हो जाएगी, वर्दीनेस ख़राब हो जाएगी। इस प्रकार का जो मेथड है वो कॉस्टली है क्योंकि मुझे पर्सनल हर व्यक्ति के पास जाके उसके पास इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो इसमें ज़्यादा समय भी लगेगा, डाटा कलेक्ट करने में ज़्यादा एफर्ट भी लगेगा और ज़्यादा पैसा भी खर्च होगा, है ना। तो इसमें ये ज़्यादा कॉस्टली मेथड है। अगला है लिमिटेड कवरेज। अकॉर्डिंग टू दिस डाटा जो हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है ना। तो इससे रिज़ल्ट ये है कि हम इसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हम इससे हो सकता है कि गलत कंक्लूजन्स भी निकालें। अगर मैं मान के चलिए कि छोटे एरिया का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस डाटा का जो मैं कंक्लूजन निकालूंगा, जो परिणाम निकालूंगा, वो हो सकता है उतना सटीक परिणाम ना हो क्योंकि मैं एक छोटे एरिया में कंपैरिजन एक ही छोटे एरिया का ही डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें लिमिटेड कवरेज ही मिलता है, ओके। नेक्स्ट मेथड है, उस नेक्स्ट मेथड का जो नाम है वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्टेन की जाती है, उस पर्सन से इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं की जाती जिस पर्सन से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है ओरली किसी दूसरे पर्सन से जो उस पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता है, यानी कि जो अदर पर्सन है वो उसको हम कहते हैं विटनेस, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इन दिस मेथड डाटा जो है वो अगर हम मान के चलिए कि किसी
ऑफ़िस की अगर मैं बात करूं तो किसी ऑफ़िस के जो वर्कर के यानी कि किसी ऑफ़िस के एम्प्लॉय के बारे में मुझे इकोनॉमिक कंडीशन पता करनी है कि उस किसी पर्टिकुलर ऑफ़िस में जो एम्प्लॉय हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। तो मैं अगर उन एम्प्लॉयज़ से डाटा कलेक्ट ना करके उनके जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो उनका ओनर है, मैं उससे जाके डाटा कलेक्ट करता हूँ कि आपके यहाँ काम करने वाले लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मतलब जिस पर्सन से मुझे डाटा कलेक्ट करना है, जिस पर्सन के बारे में डाटा कलेक्ट करना है, उस पर्सन से डाटा कलेक्ट ना करके किसी दूसरे पर्सन से उसके बारे में डाटा कलेक्ट किया जाए, है ना, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओके। अगला पॉइंट है इसकी सूटेबिलिटी। ये जो मेथड है वो सूटेबल है इन केसेस में। सबसे पहला, अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी बड़ी है तो हम किसी दूसरे व्यक्ति से भी उसके बारे में पता कर सकते हैं, है ना। तो अगर ज़्यादा बड़ी फील्ड है इन्वेस्टिगेशन की तो हम इनडायरेक्ट मेथड, ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है किसी व्यक्ति से के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना, है ना, किसी रेस्पोंडेंट के साथ अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति से उसके बारे में हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है यहाँ पर कि अगर जो रेस्पोंडेंट है वो कैपेबल नहीं है इंफॉर्मेशन देने के बारे में, यानी कि वो व्यक्ति अगर कैपेबल नहीं है, मीन्स टू से अगर वो इलिटरेट पर्सन है और वो डाटा हमें नहीं दे सकता है, इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो हम किसी दूसरे पर्सन से उसके बारे में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। फोर्थ पॉइंट है कि अगर इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है और वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत जटिल है, ठीक है, और कोई एक्सपर्ट व्यक्ति ही उसके बारे में टिप्पणी कर सकता है या कोई एक्सपर्ट व्यक्ति ही उस इन्फॉर्मेशन को दे सकता है ना, तो इस केस में हमें किसी दूसरे व्यक्ति से वो इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। तो इसमें हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज़ करते हैं। ये जो मेथड है इन्वेस्टिगेशन का, इसको गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों कम्युनिटीज़ ही यूज़ करती हैं कमीशन के लिए। ओके। अगला हम यहाँ पर इसके मेरिट देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे कि ये मेथड कहाँ फ़ायदेमंद है यूज़ करना। ओके। मेरिट के बारे में बात करते हैं कि क्या एडवांटेज हैं इसके। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि हम इसमें वाइड एरिया कवर कर सकते हैं, यानी कि जब काफ़ी ज़्यादा लोगों का इन्वेस्टिगेशन करना हो हमें, काफ़ी लंबे एरिया का, तो हम इसमें ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो। अगला है कि ये जो तरीका है ये लेस एक्सपेंसिव है, यानी कि ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे पर्सन से हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो मेथड था उसमें ज़्यादा कॉस्टली था। अगला है एक्सपर्ट ओपिनियन। इस मेथड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें जो इन्वेस्टिगेटर है ना, उसको किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन की आवश्यकता है ना, और वो डाटा रिलायबल अगर उसको चाहिए तो वो फिर एक्सपर्ट से ओपिनियन उसमें लेता है। तो ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के तौर पर फिर हम इसको देखते हैं। फ्री फ्रॉम बाइस, ये जो मेथड है रिलेटिवली बाकी मेथड से कि जिसमें इन्वेस्टिगेटर है ना, वो अपना जो उसका खुद का जो रुचि है या उसका जो खुद का ओपिनियन है वो उसमें यूज़ नहीं कर सकता। तो ये फ्री फ्रॉम बायस है ना, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगला मेथड है ये, दिस इज़ रिलेटिवली अ सिंपलर अप्रोच ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा कलेक्ट करने का बहुत आसान तरीका है, ये सिंपल अप्रोच है काफ़ी। ओके, तो ये सारे इसके मेरिट्स थे। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, यानी कि डिमेरिट्स की। ओके। डिमेरिट यानी कि डिसएडवांटेज। पहला डिसएडवांटेज ये है इसका कि ये लेस एक्यूरेट है, यानी कि इसमें एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। अगला है बाइस्ड। बाइस का मतलब यहाँ पर देखिए, पहले लेस एक्यूरेसी के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं, क्योंकि जो डाटा है हम किसी दूसरे व्यक्ति से कलेक्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, तो डाटा यहाँ पर एक्यूरेसी डाटा की ख़राब भी हो सकती है, यानी कि डाटा उतना ज़्यादा ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैं किसी और के बारे में कुछ बता रहा हूँ तो हो सकता है मैं उसके बारे में मुझे अच्छे से इन्फॉर्मेशन ना हो और मैं कुछ गलत भी बता दूँ, तो डाटा यहाँ पर लेस एक्यूरेट हो सकता है। पर्सनल बाइस्ड का मतलब यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति विटनेस है जिससे मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, वो हो सकता है अपने अनुसार उस सिचुएशन को या किसी दूसरे व्यक्ति को समझ के उसके बारे में डाटा का व्याख्यान कर दे, यानी कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से उस डाटा में छेड़खानी कर दे या उसको गलत बता दे अगर मुझे, है ना, तो वो गलत गड़बड़ हो सकता है ना। अगला है डाउटफुल कंक्लूजन। यहाँ पर ये है कि अगर इस प्रकार का मेथड मैं यूज़ करता हूँ, है ना, और डाटा अगर एक्यूरेट नहीं होता है तो मेरे जो कंक्लूजन आएंगे, उससे जो परिणाम निकलेंगे
वो ठीक नहीं होंगे। देखिए मैं सबसे पहले, देखिए स्टैटिक्स में सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा। डाटा अगर हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं तो प्राइमरी, और किसी और का डाटा कलेक्ट किया हुआ यूज़ कर रहे हैं तो सेकेंडरी डाटा। तो ये प्राइमरी डाटा है क्योंकि हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं डाटा। तो डाटा मैं पहले कलेक्ट करूँगा, उसके बाद उस डाटा का रिप्रेजेंट करूँगा मैं उस डाटा को, यानी कि हो सकता है मैं टेबल्स में फॉर्म कर दूँ उस डाटा को, और या हो सकता है बार डायग्राम के रूप में कर दूँ, ठीक है, या किसी ग्राफ में कर दूँ उस डाटा को रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद मैं उससे इंटरप्रिटेशन करूँ उसका, है ना, फिर उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालूँ। तो अगर जो इन्फॉर्मेशन मैं उससे निकाल रहा हूँ, जो कंक्लूजन मैं उस डाटा से निकाल रहा हूँ, वो हो सकता है मेरा गलत निकल के आए, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति से ली हुई इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो डाटा है उससे डाउटफुल कंक्लूजन भी मिल सकता है हमें। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्स और द कॉरस्पॉन्डेंट। तो इस मेथड में, ये तीसरा मेथड है हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का। तो ये जो मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड के अंडर जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपॉइंट करता है एक लोकल पर्सन को या किसी कॉरस्पॉन्डेंट को, है ना, अलग अलग प्लेस पर। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। अब देखिए मान के चलिए कि डाटा का जो फील्ड था वो बहुत बड़ा था, मैंने अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों को क्या कहते हैं मतलब कि अलग अलग लोकल पर्सन को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया, है ना। तो जो वहाँ के लोकल पर्सन थे या जो वहाँ के कॉरस्पॉन्डेंट थे, मैंने अलग अलग लोकल पर्सन या कॉरस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट करने के बाद उनसे कहा कि वो अपने हिसाब से उस जगह की जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है उस जगह पर वो कलेक्ट कर लें अपने खुद के हिसाब से। तो उन लोगों ने वहाँ पर डाटा जिनको मैंने अपॉइंट किया था उन पर्सनल जगह पर, तो वो उन लोकल सोर्सेज ने अपने खुद के हिसाब से वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दी वो इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर है कि अगर मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ किसी लोकल सोर्स से या कॉरस्पॉन्डेंट से, है ना, इसमें क्या किया जाता है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है जो कि उस एरिया से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देते हैं हमें। अब ये मेथड कहाँ सूटेबल है, जब हमें रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता हो तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा हो तो हम अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। जब हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी जर्नल में लगाने के लिए, किसी मैगज़ीन के लिए, रेडियो के लिए, टीवी के लिए, तो इस प्रकार से हम अलग अलग संवाददाताओं को या अलग अलग लोगों को अपॉइंट करते हैं जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करके देते हैं, है ना। जब हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता ना हो तब हम इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं लोकल सोर्स या किसी कॉरस्पॉन्डेंट से। ओके, अब हम बात करते हैं इसके मेरिट्स के बारे में कि क्या फ़ायदे हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लोकल सोर्सेज से। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके मेरिट्स के बारे में, फ़ायदे के बारे में, कि अगर मुझे लोकल कॉरस्पॉन्डेंट से अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला जो उसका एडवांटेज है यानी कि मेरिट है वो ये है कि दिस मेथड इज़ वेरी इकोनॉमिकल, यानी कि ये मेथड कॉस्टली नहीं है, ये मेथड सस्ता है। बिकॉज इट सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट, है ना, समय बचाता है ये, पैसा बचाता है ये, और एफर्ट्स यानी कि मेहनत भी यहाँ पर ये बचाता है। तो ये इकोनॉमिकल मेथड है, सस्ता मेथड है कलेक्शन करने का डाटा। अगला है वाइड कवरेज। जब मुझे डाटा कलेक्ट करना हो काफ़ी बड़े एरिया से, यानी कि वाइड कवरेज ऑफ एरिया मुझे अगर कवर करना हो अपनी इन्वेस्टिगेशन में, तो ये मेथड में यूज़ कर सकता हूँ। अगला है कॉन्टिन्यूटी, मतलब जब मुझे आवश्यकता हो कि मुझे रेगुलर डाटा की सप्लाई चाहिए, जब मुझे इन्फॉर्मेशन रेगुलर चाहिए, तो मैं रेगुलर सप्लाई के लिए इस मेथड का यूज़ कर सकता हूँ कि क्योंकि इसमें क्या है कि जो लोकल कॉरस्पॉन्डेंट हैं वो मुझे लगातार इन्फॉर्मेशन अपने अपने एरिया की दे सकते हैं। तो ये इस मेथड पर मैं रिलाई कर सकता हूँ कंटिन्यूटी के लिए। ओके, सो अगला इसका एडवांटेज ये है कि ये सूटेबल है स्पेशल पर्पस के लिए। इट मीन्स दैट अगर मुझे किसी स्पेशल पर्पस यानी कि किसी स्पेशल पॉइंट के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पर्टिकुलरली सूटेबल स्पेशल पर्पस की इन्वेस्टिगेशन करनी है मुझे, फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस कोटेशन, अलग अलग मार्केट में अलग अलग ग्रेन्स के अलग अलग क्या प्राइजेस हैं, अगर मुझे वो पता करने हैं, यानी कि अगर मुझे पता करना है कि वीट के क्या प्राइजेस हैं, राइस के क्या प्राइस हैं, है ना, पल्सेस के क्या प्राइस हैं, तो यहाँ पर मुझे अलग अलग ग्रेन्स के अगर प्राइस पता करने हैं,
है ना, क्या बनाने के लिए, इंडेक्स नंबर उनका क्रिएट करने के लिए। तो मैं इस मेथड का यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि लोकली अलग अलग लोग अलग अलग एरिया से मुझे इजीली प्राइस कलेक्ट करके इसका दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक एडवांटेज है कि स्पेसिफिक पर्पस पे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इसकी डिमेरिट्स के बारे यानी कि डिसएडवांटेज के बारे में, यानी कि इस मेथड को यूज़ करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो फॉलोइंग आर सम नोटेबल डिसएडवांटेज और डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। फर्स्ट वन इज़ लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। क्योंकि हम डाटा इसमें कलेक्ट करते हैं किसी दूसरे पर्सन से दिया हुआ, यानी कि लोकली हर पर्सन अपने अपने एरिया में डाटा खुद कलेक्ट करता है, तो इसमें हम ओरिजिनलिटी जो है डाटा की उसमें नहीं रहती, क्योंकि हम डाटा किसी पर्सन के द्वारा कलेक्ट करते हैं इसमें, है ना। तो इसमें लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी एक पॉइंट है इसका जो डिसएडवांटेज के तौर पर माना जाएगा। अगला है लॉस लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब लगातार डाटा कलेक्ट नहीं होता है इसमें, तो इसकी यूनिफॉर्मिटी नहीं है डाटा में, है ना, क्योंकि इसमें लगातार डाटा अपन कभी कभार कलेक्ट नहीं भी कर पाते हैं। ठीक है, अगला है पर्सनल बाइस, यानी कि कोई व्यक्ति इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से डाटा को चेंज करके बता सकता है। ठीक है, तो पर्सनल बाइस हो सकता है इसमें। अगला है लेस एक्यूरेसी। ये जो डाटा कलेक्ट हो रहा है इस मेथड से ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि किसी लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट से ये डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और वो अपने मेथड से डाटा को कलेक्ट कर रहा है। तो अगर उसका जो मेथड है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है ना, या जिस पर्सन से मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है, तो इसमें एक्यूरेसी नहीं है। तो ये डाटा जो इससे कलेक्ट किया जा रहा है वो बिल्कुल भी एक्यूरेट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हमारे लिए नहीं है। ओके, वन मोर डिसएडवांटेज इज़ ऑल्सो देयर, डिले इन कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब कि जब हमें डाटा की आवश्यकता है उस समय डाटा अगर नहीं आता है, मतलब डाटा हम डिले कलेक्ट करते हैं, मतलब लेट अगर कलेक्ट करते हैं, तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो टाइम पर नहीं हो पाएगा और टाइम पर डाटा कलेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डिले इन डाटा कलेक्शन ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट हम एक्सपेक्ट है, यानी कि प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, अगला है कि इन्फॉर्मेशन हम जो कलेक्ट करते हैं क्वेश्चनरीज या शेड्यूल्स के थ्रू करते हैं। देखिए, डाटा कलेक्शन के हमने पढ़े थे कि देयर आर टू मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में हमने 3 मेथड पढ़े कि हम पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और थर्ड हमने पढ़ा था यहाँ पर कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा मेथड है जिसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं क्वेश्चनरीज के थ्रू या स्केड्यूल्स के थ्रू। इसमें हम सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, स्केड्यूल प्रिपेयर करते हैं, टेबल प्रिपेयर करते हैं, सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, और क्वेश्चन प्रिपेयर करने के बाद वो ईजिली स्प्रेड कर दिया जाता है, और जो हमें जिस पर्सन से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, रेस्पोंडेंट से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो जो रेस्पोंडेंट है वो इजीली उस क्वेश्चनरीज को फिल करके हमें दे सकता है और हम डाटा कलेक्ट उस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल में सबसे पहला जो मेथड है वो मेलिंग मेथड है और दूसरा मेथड है इन्यूमिनेटर्स मेथड। तो पहले हम बात करेंगे मेलिंग मेथड। तो इसमें क्वेश्चनरीज प्रिपेयर की जाती है, ठीक है, और उसको ईमेल कर दिया जाता है रेस्पोंडेंट के पास। तो अंडर दिस मेथड क्वेश्चनरीज आर मेल्ड। तो इस मेथड के अंदर जो सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन हम प्रिपेयर करते हैं वो सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन को हम रेस्पोंडेंट को ईमेल कर देते हैं, ठीक है, और उसके साथ एक लेटर अटैच कर दिया जाता है जिस लेटर में क्वेश्चनरीज होते हैं, है ना, और उसका पर्पस बताया जाता है कि क्यों इंक्वायरी की जा रही है, क्यों सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिलती है मेल के थ्रू वापस, वो उसको हम सीक्रेट रखते हैं, किसी को शेयर नहीं करते। और जो रेस्पोंडेंट है ना, वो हमें आंसर नोट करके उन क्वेश्चंस के वापस से हमें क्वेश्चनरीज़ को इन्वेस्टिगेटर को वापस से सेंड करता है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चनरीज़ ईमेल करते हैं और रेस्पोंडेंट हमें ईमेल का आंसर ईमेल के थ्रू अपने आंसर्स सेंड करता है, ठीक है। ईमेल के थ्रू जब हमारे पास आंसर वापस आते हैं तो हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मेल के थ्रू हम जो सर्वे करते हैं, ईमेल के थ्रू जो सर्वे करते हैं उसको हम कहते हैं मेलिंग क्वेश्चनरीज सर्वे, ओके। तो अब इसके सूटेबिलिटी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं हम। सूटेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मेथड है ये सूटेबल है जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो
और जब इन्वेस्टिगेटर यानी कि इन्वेस्टिगेटर और रेस्पोंडेंट दोनों ही एजुकेटेड हो। ऑब्वियसली जो इन्वेस्टिगेटर है वो तो एजुकेटेड होगा ही, तभी वो ईमेल का यूज़ कर पाएगा। दूसरी तरफ से हमें जिससे डाटा कलेक्ट करना है यानी कि जो हमारा रेस्पोंडेंट है वो भी एजुकेटेड होना चाहिए, तभी हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी सूटेबिलिटी है कि इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारा जो रेस्पोंडेंट है वो भी क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। बात करते हैं मेरिट के बारे में, तो ये मेथड बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है यानी कि बहुत सस्ता है ना, क्योंकि इस मेथड से हम समय बचाते हैं, पैसा बचाते हैं और अपना हार्ड वर्क भी बचाते हैं, है ना। तो इस मेथड में काफ़ी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि टाइम, पैसा और क्या कहते हैं एफर्ट्स तो इन्वॉल्व होते हैं, पर ओवरऑल ये मेथड हमारे लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है यानी कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है बाकी मेथड्स के कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट जो उसका एडवांटेज है वो ये है कि डाटा ओरिजिनल होता है ना। ये जो मेथड है इसमें जो डाटा कलेक्ट होता है ये फेयरली रिलायबल होता है, मतलब हम इस डाटा पर निर्भर कर सकते हैं क्योंकि ओरिजिनल डाटा है ना। और दूसरा ये है कि ये जो डाटा है वो सप्लाई किया है कि उस पर्सन ने जिस पर्सन से ये डाटा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हमें डाटा उसी पर्सन से मिलता है जिससे हम ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ठीक है। अगला ये है कि इस मेथड से हम वाइड कवरेज ऑफ एरिया को स्टडी कर सकते हैं, मतलब हम ये डाटा एक समय पर काफ़ी लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं और काफ़ी लोगों से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें वाइड एरिया ऑफ की स्टडी करनी है तो ये डाटा, ये जो मेथड लिए हमारे लिए सक्सेसफुल है। अगली बात करेंगे हम डिमेरिट्स की, तो यानी कि इसकी जो डिसएडवांटेज या डिमेरिट्स या नुकसान है वो क्या है। सबसे पहला लैक ऑफ इंटरेस्ट। जनरली जो रेस्पोंडेंट होता है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता क्वेश्चनरीज़ को फिल करने में, ठीक। तो क्योंकि वो जो क्वेश्चनरीज़ हैं वो लोगों का ज़्यादा अटेंशन ग्रैब नहीं करती और लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती, है ना। तो दोस्त हु रिटर्न ऑफर सेंड इनकम्प्लीट आंसर, तो ज़्यादातर जो लोग इसका आंसर करते हैं, है ना, वो फुल क्वेश्चनरीज़ को अटेंड नहीं करते, है ना, इनकम्प्लीट उनके आंसर हमें मिलते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है डेफिनेटली। अगला है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर यह है कि हम चाहें तो क्वेश्चंस को प्रॉपरली, जिन क्वेश्चंस का हमें जवाब नहीं मिला है यानी कि रिप्लाई नहीं मिला है, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक बार अगर मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिए तो वो रेस्पोंडेंट के बाद क्वेश्चन पहुँच जाएंगे और वो अपने अकॉर्डिंग ही उनका आंसर देगा। अगर उसको सूटेबल लगता है तो वो आंसर देगा, अगर सूटेबल नहीं लगता तो आंसर वो नहीं देगा। हो सकता है इसमें हमें इनकम्प्लीट भी आंसर मिले। ओके, तो ये जो मेथड है इस प्रकार से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसको हम लास्ट टाइम पर चेंज नहीं कर सकते। ओके, इसमें लिमिटेड यूज़। तो लिमिटेड यूज़ में यहाँ पर क्या है कि इस मेथड में क्या है कि जो आंसर हैं वो सिर्फ एजुकेटेड रिस्पोंडेंट ही उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है ये लिमिटेड यूज़ हो सकता है क्योंकि इसमें एडुकेटेड अगर पर्सन नहीं है तो वो उसका रिप्लाई नहीं कर पाएगा। ओके, तो क्योंकि इस मेथड में एडुकेटेड पर्सन की आवश्यकता है ना। ये जो मेथड है ये अनएडुकेटेड पर्सन के साथ यूज़ नहीं हो सकता, तो ये लिमिटेड यूज़ हैं इस मेथड के। बाइस्ड ये मेथड इसलिए क्योंकि जो रिस्पोंडेंट है, अगर रेस्पोंडेंट अगर बाइस्ड है तो वो अपने हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को चेंज करके बता सकता है अपने हित के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। जब इंफॉर्मेशन में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से छेड़खानी की जाती है यानी कि बदलाव कर दिए जाते हैं तो उसे बाइस्ड कहते हैं, है ना, अपने फेवर में इंफॉर्मेशन को चेंज करना। अगला है लेस एक्यूरेसी, है ना। तो जो कंक्लूजन हमें मिलते हैं इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन से, उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है ना। क्योंकि दिस इज़ बिकॉज क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इन क्वेश्चनरीज़ में काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं और जिसका परिणाम ये होता है कि उसके जो आंसर्स हैं वो ज़्यादातर हमें एक्यूरेट नहीं मिलते। तो इसकी वजह से इस मेथड में ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि जो कलेक्शन ऑफ डाटा है वो दो प्रकार का है, पहला है प्राइमरी डाटा और दूसरा है सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा कौन सा डाटा है, जब डाटा हम खुद कलेक्ट करते हैं, जब ओरिजिनल डाटा हम खुद कलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एरिया में 15 फैमिली रहती हैं और तो अगर मुझे उन 15 फैमिली की इनकम के बारे में पता करना है और मैं खुद एक एक घर में जाके इन्वेस्टिगेशन करूं और उस डाटा को मैं अगर कलेक्ट करूं तो वो डाटा कौन सा होगा बच्चों, वो डाटा होगा प्राइमरी डाटा, यानी इफ़ द डाटा इज़ कलेक्टेड बाय अस, है ना। तो अगर हम ही डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, खुद ही डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो डाटा होगा आपका ओरिजिनल डाटा यानी कि प्राइमरी डाटा। दूसरी तरफ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे कि हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ने या किसी न्यूज़पेपर ने, किसी टेलीविज़न चैनल ने
या किसी जर्नलिस्ट ने, है ना, उस डाटा को पहले से ही कलेक्ट करके रखा है, यानी कि सर्वे करके रखा है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी हुई है, तो उस इन्फॉर्मेशन को अगर मैं किसी से ले लेता हूँ या कलेक्ट किया हुआ डाटा मैं कहीं से लेता हूँ तो वो सेकेंड हैंड डाटा होता है, क्योंकि वो किसी और के द्वारा कलेक्ट किया गया है डाटा, किसी और के द्वारा सैम्पलिंग की गई है और किसी और के द्वारा कलेक्ट किया गया है, और उस डाटा को सिर्फ मैं ले लेता हूँ अपने अपने पर्पस के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, तो वो सेकेंड हैंड डाटा है, यानी कि इनडायरेक्ट डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पर डाटा दो प्रकार के हैं, पहला है आपका प्राइमरी डाटा और दूसरा है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा डायरेक्ट डाटा है और ओरिजिनल डाटा है, और इनडायरेक्ट डाटा आपका सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, सेकेंड हैंड डाटा है। ओके, सो इसमें अब जो नेक्स्ट मेथड है एन्यूमरेटर मेथड, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कैसे एक अच्छी क्वेश्चनरीज को प्रिपेयर किया जाता है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो and if you have any question you can just mention your question in the comment box, and if you like the video just hit the like button, subscribe to my channel, and if you have any question you just mention it. Thank you.